गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? चलो ठीक है। और कैसे हो सब? बढ़िया, मस्त, बिंदास। चलो बढ़िया बढ़िया, बेटर बेटर। चलो तो हम जो चैप्टर कर रहे थे वो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एंड हमने टाइप्स ऑफ एपिथेलियम कर लिया था। और टाइप्स ऑफ एपिथेलियम के अंदर हमने देखा था एक तो होता है सिंपल एपिथेलियम और दूसरा क्या होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सारे बच्चे नहीं आए क्या अभी? ठीक है। तो एक तो हमने देखा था कि सिंपल एपिथेलियम और दूसरा हमने देखा था कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के अंदर क्या होता है कि बच्चे सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होगी, उसको हमने बोला है सिंपल एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर दो से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होंगी, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम के अंदर हमने टाइप्स देखा था कि जो सिंपल एपिथेलियम है ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम के अंदर तीन तरीके से हम डिवीजन करते हैं। कैसे कैसे डिवीजन करते हैं? सबसे पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, एक तो हो गया सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और उसके बाद बताओ और कौन सा पढ़ा था हमने? सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, और एक हमने पढ़ा था सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम का मतलब रहेगा बच्चे, अब जहां पर भी आप एपिथेलियम समझे उसका मतलब है कि वहां पे टिश्यू प्रेजेंट होगा, वहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। एपिथेलियम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि जो सेल होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, उन दोनों के बीच में बहुत कम स्पेस प्रेजेंट होगा, वहां पर इतना स्पेस कम प्रेजेंट होगा कि ब्लड वेसल भी एंटर नहीं कर सकते, इसलिए एपिथेलियल टिश्यू हमेशा एक कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होगा। इतनी चीजें हमने बेसिक देखी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर एक एपिथेलियम लेंगे, हर एक एपिथेलियल टिश्यू लेंगे और हम ये देखेंगे कि फंक्शन क्या है, कहां पर ये प्रेजेंट होता है और इसका कोई दूसरा नाम है या नहीं। ठीक है, तो तीन ही बेसिक, कोई भी एपिथेलियम पढ़ना है, कोई भी एपिथेलियम पढ़ना चाहिए, सिंपल कुबॉइडल कॉल्यूमिनर। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर सेल्स कैसे प्रेजेंट होंगे और ये जो सिंपल एपिथेलियम है कहाँ मिलता है और यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, ये तीन चीजें हमने हर एक एपिथेलियम के बारे में जाननी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले आएगा आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, क्या आएगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इसके अंदर क्या बताया था मैंने कि जो सेल्स आर मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, यानी कि एक सेल दूसरी सेल के ऊपर बिल्कुल ऐसे फ्लैट है, यानी कि ऐसे चिपकी हुई है, और इसीलिए इस एपिथेलियम को हमने बोला था पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम का मतलब है जिसके ऊपर हम चल सकते हैं। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इट इज मेड अप ऑफ, ये किससे मिलकर बना है? इट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। ठीक है, सेल्स तो क्या है? फ्लैटेंड है। इट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल्स हैविंग इररेगुलर बाउंड्रीज। जो सेल होती है, सेल की जो बाउंड्री होंगी बच्चे, वो कैसी होंगी? इररेगुलर बाउंड्रीज होंगी। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी? सेल्स है, यहां पर कनेक्टेड रहती है इन द फॉर्म ऑफ टाइल, दैट्स व्हाई दिस एपिथेलियम इज नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। तो यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट लिखवा रही हूं कि सेल्स आर अरेंज in the form of tiles. Cells are arranged in the form of tiles. जो सेल्स होती है ये टाइल्स के फॉर्म में अटैच रहती है। ठीक है, सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स,
दैट्स वाई डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा एपिथेलियम है, उसको हम पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। तो दैट्स वाई दिस एपिथेलियम इज नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। दिस एपिथेलियम इज नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। इसीलिए इस एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया था जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, बताओ जल्दी बताओ। न्यूक्लियस सेंटर के अंदर होगा या फिर बेसल पार्ट के अंदर होगा? जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो इरेगुलर बाउंड्रीज की होती हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जो सेल्स होती हैं वो फ्लैट सेल्स होती हैं और इनकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है बच्चे, तो न्यूक्लियस भी अगर जो सेल्स है फ्लैट है तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो भी कैसा होगा, फ्लैट न्यूक्लियस होगा। ठीक है, राउंड होगा लेकिन हल्का सा फ्लैट होगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना बच्चे, न्यूक्लियस राउंड होगा, ठीक है, सेंटर के अंदर होगा और फ्लैट होगा। ठीक है, राउंड होगा, सेंटर के अंदर होगा और फ्लैट होगा। ये सारी की सारी चीजें हमने देखी थी। अब हमने देखा था कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। ठीक है, और इसके फंक्शन क्या होते हैं, पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन का मतलब क्या है बच्चे, फंक्शन क्या, फंक्शन बताया था मैंने लास्ट क्लास के अंदर, बताओ क्या फंक्शन बताया था लास्ट क्लास के अंदर? एक तो ये किस में हेल्प करेगा, डिफ्यूजन में हेल्प करेगा। ठीक है, एक तो ये किस में हेल्प करेगा, डिफ्यूजन में हेल्प करेगा, और ये दूसरा किस में हेल्प करेगा, फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। ये चीजें हमने डिस्कस की थी, इतना हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, डिफ्यूजन का मतलब है कि सिंपल सी बात रखना कि डिफ्यूजन का मतलब है कि जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन है, ठीक है, जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होती है मूवमेंट, मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की। ये मूवमेंट तब तक होती रहेगी जब तक, ये मूवमेंट जब तक होती रहेगी तब तक दोनों तरफ की जो कंसंट्रेशन है बराबर ना आ जाए, दोनों तरफ की कंसंट्रेशन बराबर ना आ जाए, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब सिंपल है भाई, मैंने आपको बताया था चाय पत्ती का एग्जाम्पल लेके कोई चीज फिल्टर करना। अब यहाँ पर ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कैसे प्रेजेंट होती है अब वो देखते हैं। ये मैंने आपको फंक्शन बताया था। एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं, एग्जांपल्स कहां कहां प्रेजेंट होगा, अब देखो एग्जांपल्स, तो सबसे पहला एग्जांपल है ये है एल्वेलॉय, एल्वेलॉय ऑफ सैक। एल्वेलॉय ऑफ सैक का मतलब क्या है, ये एल्वेलॉय ऑफ सैक नहीं, एल्वेलॉय ऑफ लंग्स। ठीक है, लंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बच्चे, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एल्वेलॉय, जहां पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो रेस्पिरेटरी जो पैसेज है, जैसे कि आप एयर को इनहेल करते हो, जो रेस्पिरेटरी जो पैसेज होता है बच्चों बहुत बड़ा है। जैसे कि जो एयर है वो एंटर करी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, उसके बाद नेजल चैम्बर में जाएगी, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया फिर डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और लास्ट में एक स्ट्रक्चर मिलती है आपको जिसको हम बोलते हैं एल्वेलॉय। घबराने की बात नहीं, हम जो पूरा जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर होगा उसके अंदर हम ये डिटेल के अंदर करेंगे। ठीक है, तो यानी कि एल्वेलॉय ऑफ द लंग्स, एग्जांपल क्या होंगे, एल्वेलॉय ऑफ द लंग्स के अंदर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। अब एल्वेलॉय ऑफ द लंग्स के अंदर क्या होगा, एल्वेलॉय ऑफ द लंग्स के अंदर होता है बच्चे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वेलॉय ऑफ द लंग्स के अंदर क्या होता है बच्चे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां पर एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ठीक है, एक्चुअल जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो यहां पर होना है। दूसरा अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, दूसरे जो एग्जांपल की बात करती हूं, देखो जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल कौन कौन से होते हैं बच्चे, ब्लड वेसल्स बताओ, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, ये तीन टाइप के आपके ब्लड वेसल होती है। अब देखो आर्टरीज और वेन्स ये दोनों ही किससे मिलके बनी होती है, ये तीन लेयर से मिलके बनी होती है। आर्टरीज और वेन्स कितनी लेयर से मिलके बनी होती है, तीन लेयर से मिलके बनी होती है। कैपिलरीज सिर्फ सिंगल लेयर से मिलके बनी है। ठीक है, कैपिलरीज किससे मिलके बनी होती है, सिंगल लेयर। अब पहले ध्यान से समझो स्ट्रक्चर।
ठीक है। अब फिर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगी कि कैसे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझो। मैं आर्टरीज और वेन्स की समझा रही हूँ। पहले देखो, ये पहली लेयर, ठीक है, इसकी 3 लेयर होती है। एक तो ये जो मैंने पिंक कलर से रिप्रेजेंट करी है, एक तो लेयर ये हो गई, ठीक है। दूसरी अगर मैं लेयर रिप्रेजेंट कर रही हूँ आपकी ग्रीन कलर से, ये जो दूसरी जो लेयर हो गई, ये हो गई ग्रीन कलर से, ठीक है। 3 लेयर से मिलके बनी होती है। एक दूसरी जो लेयर होगी वो होगी थर्ड, ठीक है। जो थर्ड जो लेयर हो गई है वो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ येलो कलर से, ठीक है। ये जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर, ठीक है। अब देखो, ये स्ट्रक्चर, ये मतलब ये वाली स्ट्रक्चर, ये आर्टरीज की भी होगी और ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, वेन की भी होगी। अब देखो कैसे होगी कि बाहर वाले, मैंने बोला था कि आर्टरीज और वेन 3 लेयर से मिलके बनी है। आर्टरीज और वेन कितनी लेयर से मिलके बनी है बच्चे, 3 लेयर से मिलके बनी है। पहले स्ट्रक्चर समझो आराम से। बाहर वाली को हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, बाहर है तो बाहर वाली को हम बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्योंकि ये बाहर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यानी कि पिंक कलर की है। रुक जाओ, मैं इसको पिंक कलर से ही नेमिंग कर देती हूँ उसकी, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद पूरी डिटेल। बाहर वाली को हम बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। यानी कि आउटर लेयर होती है आर्टरीज और वेन की। और जो ग्रीन कलर वाली है, जो ग्रीन कलर वाली है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका मीडिया, क्योंकि ट्यूनिका मीडिया जहां पर मसल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। जो ग्रीन, जो मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रही है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, क्योंकि सबसे अंदर वाली लेयर है, ठीक है। और जो अंदर वाला, ये वाला जो जो अंदर जो आपको स्पेस दिख गया है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। और ल्यूमेन के अंदर क्या भरा रहेगा, ब्लड। ल्यूमेन के अंदर क्या भरा रहेगा, ब्लड, ठीक है। ये पूरी की पूरी आर्टरीज और वेन की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आर्टरीज की भी होती है, ये स्ट्रक्चर वेन की भी होती है। अब देखो, अब दूसरे स्ट्रक्चर में बता रही हूँ आपको, आपकी कैपिलरीज की, ठीक है। कैपिलरीज की यहाँ पर ये मैंने बता दिया, ये दोनों आर्टरीज और वेन की स्ट्रक्चर है। और कैपिलरीज के अंदर सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। कैपिलरीज के अंदर क्या लेयर प्रेजेंट होगी, सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होगी। और इस एक लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इस एक लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका। यानी कि ना तो इसके अंदर ट्यूनिका एक्सटर्ना प्रेजेंट है, ना ट्यूनिका मीडिया प्रेजेंट है। यहाँ पर सिर्फ ट्यूनिका इंटरना प्रेजेंट होती है। और ये किससे मिलके बनी होती है, ये मिलके बनी है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। ये किससे मिलके बनी होती है, ये मिलके बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से, ये मिलके बनी होती है। और जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ कैपिलरीज, इसी को हम क्या बोलते हैं, कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा एंडोथेलियम, ठीक है। इसी को हम एंडोथेलियम बोलते हैं। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला कि जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, इसके 2 फंक्शन है मेन, एक डिफ्यूजन, एक फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इसके, मैंने अभी तक आपको 2 एग्जाम्पल लिखवाए। एक एग्जाम्पल लिखवाया मैंने एल्वेओली ऑफ द लंग्स, दूसरा एग्जाम्पल लिखवाया मैंने ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब देखो, जो सबसे अंदर वाली लेयर है आर्टरीज और वेन्स की, सबसे अंदर वाली लेयर वो मिलके बनी होगी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से, ठीक है। या फिर मैं अगर बात करूं कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज के अंदर जो एक ही लेयर प्रेजेंट होगी, ना तो इसके अंदर ट्यूनिका एक्सटर्ना प्रेजेंट है, ना इसके अंदर ट्यूनिका इंटरना प्रेजेंट है, सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होगी। और यहाँ पर ये किससे मिलके बनी है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब है कि सिंगल सेल प्रेजेंट होंगे, सेल्स क्या होंगी, फ्लैट होंगी। यही तो मतलब हुआ ना। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब क्या हुआ, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब हुआ कि सिंगल सेल प्रेजेंट होगी, फ्लैट होगी। और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। यहां तक की बात समझ में आई, बताओ, हैंड रेज करो, किस किस को ये बात समझ में आई। ठीक है। अब एक बात बताते हो, चलो, अगर जिसको थोड़ा सा डाउट भी है तो हम इस डायग्राम के थ्रू सारी की सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू सारी की सारी चीजें समझ लेंगे। अगर थोड़ा मोड़ा डाउट है वो भी आपका चला जाएगा। देखो, सबसे पहले मैंने बनाया है ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है।
ये है बच्चे एल्वेलोई, जो मैंने आपको बताया था ना कि एल्वेलोई होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ये मैंने बनाया एल्वेलोई। अब एल्वेलोई है, एल्वेलोई किससे मिलकर बनी होगी बच्चे? एल्वेलोई की जो वॉल है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होगी, यानी कि जो सेल्स होती हैं, यानी कि यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी ये कैसे सेल्स होंगी? ये फ्लैट सेल्स होंगी। ये कैसे सेल्स होंगी? फ्लैट सेल्स। ठीक है, ये मैंने बता दिया है कि यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो कैसी सेल्स प्रेजेंट होंगी बच्चे? यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होंगी आपके फ्लैट सेल्स। ठीक है, ये मैंने आपको फ्लैट सेल्स रिप्रेजेंट किए। ठीक है, यानी कि हर एक सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। अब देखो, एक मेरी बात ध्यान से सुनो कि लंग्स है, ठीक है, लंग्स का ही पार्ट है एल्वेलोई। अब आप ध्यान से सुनो, पहले कुछ मत लिखो, ध्यान से सुनो, मैं आपको टाइम दूंगी। मैंने क्या बोला कि बाहर से ऑक्सीजन आनी, जब आप इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आती है या नहीं आती है? हाँ या ना? हाँ। तो यानी कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहां पर आई है? एल्वेलोई के अंदर, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन आ गई। इतनी बात समझ में आएगी? अब आपको ये पता है कि ऑक्सीजन तो लंग्स के पास आ गई है, लेकिन हर एक ऑर्गन के पास जो पहुंचेगी वो किसके थ्रू पहुंचेगी? ब्लड के थ्रू। जो हर एक ऑर्गन के पास पहुंचेगी वो किसके थ्रू पहुंचेगी? ब्लड के पास। और आपको पता है जो भी एपिथेलियम है उसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा? कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगे वो किसके ब्लड वेसल्स होंगे बच्चे? कैपिलरीज की ब्लड वेसल्स होंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बना दिए कैपिलरीज, ये कैपिलरीज होंगी। ठीक है, ये क्या होगी बच्चे? कैपिलरीज। ठीक है, ये हो गई कैपिलरीज। अब मैंने आपको बताया था कि जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज की जो एपिथेलियम है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम बोलते हैं। और ये भी किससे मिलके बनी है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। मतलब यहाँ पर भी जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, यहाँ पर भी जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो कैसी सेल्स प्रेजेंट होंगी बच्चे? फ्लैट सेल्स। यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो कैसे प्रेजेंट होंगी? फ्लैट सेल्स। तो यानी कि यहाँ पर मैंने क्या बना दी है? ये बना दी है मैंने फ्लैट सेल्स। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ये सारी की सारी क्या है बच्चे? फ्लैट सेल्स है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई इतनी? ये एल्वेलोई है, एल्वेलोई की वॉल भी किससे मिलकर बनी है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम यानी कि फ्लैट सेल से मिलकर बनी है। एंडोथेलियम यानी कि ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल है जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, वो भी किससे मिलकर बनी है बच्चे? वो भी मिलकर बनी है आपकी किससे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी कि यहाँ पे फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होंगी। अब देखो, अब क्या होना है बच्चे? ऑक्सीजन आनी है, ये ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन हमारे जो कैपिलरीज है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? कैपिलरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ब्लड प्रेजेंट होगा। कैपिलरीज के अंदर क्या होगा? ब्लड प्रेजेंट होगा। और ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या कैरी करेगी? ऑक्सीजन। कहां पर करेगी? टारगेट ऑर्गन, जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहां पर। क्या ये बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन को कहां पर पहुंचना पड़ेगा? ब्लड के अंदर पहुंचना पड़ेगा। और किस प्रोसेस से आएगी? और यहां पर इसी ब्लड के पास क्या है बच्चे? CO2 भी है, क्योंकि जो CO2 है, ठीक है, CO2 कहां से आई? जो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन ने CO2 इसके अंदर छोड़ दी, ब्लड के अंदर। तो अब ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, ऑक्सीजन आएगी किसके अंदर? एल्वेलोई से, किसके अंदर? आपकी एल्वेलोई से आएगी एंडोथेलियम के पास। अब देखो, इसी को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करना। जब आप इनहेल करते हो तो एल्वेलोई के अंदर तो ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन आएगी बाहर से लेके अंदर तक, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, दूसरी बात, अब इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, टारगेट ऑर्गन ने जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करी, हमें ATP दी और इन रिटर्न CO2 प्रोड्यूस करी, वो CO2 भी कहां पे छोड़ दी है? ब्लड के अंदर। अब ये जो CO2 की कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है और यहां पर जो CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है बच्चे, और ये जो CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर तो ऑक्सीजन है, एल्वेलोई के अंदर तो ऑक्सीजन है, तो अब यहां पर जो CO2 की कंसंट्रेशन कहां से मूव करेगी? ब्लड से लेके एल्वेलोई तक। और ये जो CO2 यहां पर आ गई है, अब ये क्या कर दोगे आप? एग्जिट
इनहेल कर दोगे। तो ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की मूवमेंट किसकी मदद से हुई? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की मदद से, क्योंकि सेल्स इतनी पतली हैं कि गैसेस आराम से डिफ्यूज कर जाती है। अगर यही एक के ऊपर एक सेल और प्रेजेंट होगी, अगर यहीं पे अगर कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता, ठीक है, तो वहां पर जो सेल है डिफ्यूज ही नहीं कर, ऑक्सीजन डिफ्यूज ही नहीं कर पाती, हाई ऑक्सीजन से लो सॉरी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब डिफ्यूजन में किसका रोल इंपॉर्टेंट है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का। मेम्ब्रेन एकदम पतली होनी चाहिए, ठीक है, मेम्ब्रेन एकदम पतली होनी चाहिए कि मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हो जाए। बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर ऑक्सीजन कम है, तो यहां से ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्लड हो गया है वो क्या हो गया आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि बाहर से अंदर ऑक्सीजन आ गई है और इन रिटर्न यहाँ से CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा थी, CO2 जो कैपिलरी से एल्वेओलाई के अंदर चली गई और आप एक्सहेल करोगे, सांस बाहर छोड़ोगे तो CO2 बाहर। तो ये क्या, ये बात समझ में आई? किस किस को ये बात समझ में आई? बोलो, किस किस को नहीं आई वो रेज हैंड करो। क्या नहीं आया इसमें समझ? बच्चे आर्टरीज और वेन्स के आर्टरीज और वेन के पास भी ये होता है, लेकिन आर्टरीज और वेन के पास एक और दो लेयर और प्रेजेंट होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया इतनी थिक होती है कि वहां पर डिफ्यूजन नहीं होगा। हमेशा जब भी आपने देखा होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जब हम एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ा था, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उन्हीं एनिमल्स के अंदर पॉसिबल था जहां पे कैपिलरीज है। अगर कैपिलरीज होंगी तभी तो ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, अगर कैपिलरीज थी तभी तो ब्लड फ्लो करेगा। क्योंकि देखो आपकी बात सही है कि यहाँ पर भी तो सेम प्रेजेंट होती है, पर देखो इसके ऊपर ट्यूनिका एक्सटर्ना भी प्रेजेंट है और ट्यूनिका मीडिया भी प्रेजेंट है। और जो ट्यूनिका मीडिया होती है ये मसल्स के मिलके बनी है, ठीक है, और मसल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होगा, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज तभी पॉसिबल है तब जो मेम्ब्रेन है वो बहुत पतली फ्लैट सेल से मिलके बनी हो, ठीक है। इसलिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उन्हीं एनिमल्स के अंदर पॉसिबल था जहां पे कैपिलरीज प्रेजेंट थी, और इसीलिए हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं एंडोथेलियम। तो जब भी आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो यहाँ पर क्या होती है बच्चे? कैपिलरीज होती है। यहाँ पर क्या होती है? कैपिलरीज होती है, क्योंकि कैपिलरीज के पास सिर्फ एक ही लेयर है और उस लेयर के अंदर भी जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत पतली, बहुत चपटी प्रेजेंट है, ताकि इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। और बताओ, आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज और वेन्स के बच्चे जो इंटरनल जो लेयर है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ठीक है, उसके अंदर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। बाहर वाली लेयर के ऊपर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं होगा। यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू होगा। जो ट्यूनिका मीडिया है वहां पर मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, वहां पे मसल्स प्रेजेंट होंगी, स्मूथ मसल्स। और बताओ, हो गया क्लियर? समझ में आ गया? और बताओ, और किसी को कोई डाउट है अभी तक? नहीं? तो ये बात देखो कि जो डिफ्यूजन होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सेल, सिर्फ देखो, मैं ये नहीं कह रही कि डिफ्यूजन इज ओनली पॉसिबल इन सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। आप आगे पढ़ोगे दूसरे सेल्स के अंदर सिंपल स्क्वैमस डिफ्यूजन क्यों नहीं पॉसिबल है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा सिंपल स्क्वैमस डिफ्यूजन। वहां पर भी तो सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी बच्चे, सिंगल लेयर तो प्रेजेंट होंगी, लेकिन वहां पे जो सेल की शेप अलग हो जाती है, वहां पे क्यूबॉइडल शेप हो जाती है, वहां पे कॉलुमिनर सेल हो जाती है। एक तो कॉलुमिनर सेल ऐसी होगी बच्चे, ठीक है, और एक ऐसी
फ्लैट सेल होगी, तो जो डिफ्यूजन है वो किसके थ्रू आसानी से होगा, फ्लैट सेल्स के थ्रू आसानी से होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन कभी पॉसिबल है, डिफ्यूजन तभी पॉसिबल है जब सेल्स एकदम पतली प्रेजेंट हो, चपटी प्रेजेंट हो, और ये कंडीशन सिर्फ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल देखे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा एंडोथेलियम के अंदर, और दूसरा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा एल्वेओलाई के अंदर। ठीक है, दो एग्जांपल हो गए। थर्ड लिखोगे, बना लिया सबने? ठीक है, जल्दी करो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल लिखवाया है आपको, और उस एग्जाम्पल का नाम है क्या, उस एग्जाम्पल का नाम है, मतलब फंक्शन लिखवाया है फिल्ट्रेशन। ठीक है, मैंने फंक्शन लिखवाया है फिल्ट्रेशन, और ये फिल्ट्रेशन किसके मदद से होगा अब हम ये देखेंगे। जल्दी करो, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, ठीक है, आप वहां से बना लेना। पहले अब यहाँ पे देखो, दूसरा जो फंक्शन, कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने थर्ड एग्जाम्पल लिखा है आपको, आपके पास मैं अभी थर्ड एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, और जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉमेंस कैप्सूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉमेंस कैप्सूल। और ये जो बॉमेंस कैप्सूल है, ये किस में हेल्प करेगा बच्चे, फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये किस में हेल्प करेगा, फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। फिल्ट्रेशन का मतलब तो समझ में आगे होगा ना, फिल्ट्रेशन का मतलब है कि कोई चीज ठंडे का काम करेगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये होगा कैसे, देखो, जो मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्या होती है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। अब हम एक बार ना नेफ्रॉन का डायग्राम बनाएंगे, एक बार हम नेफ्रॉन का डायग्राम बनाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा। देखो, जो ये हम डिटेल में भी बनाएंगे, लेकिन मैं फिल्ट्रेशन को कैसे समझाऊंगी वो आपको ध्यान, देखो फिल्ट्रेशन मैं सीधा बोल भी सकती हूँ कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, लेकिन कैसे फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा, जब तक आपको मैकेनिज्म नहीं समझ में आएगा तब तक तो आप ये लगा लो कि सिर्फ आप चीजों को रट रहे हो। ठीक है, और वो मैं नहीं चाहती। तो देखो, यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की, ये किसकी स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन की। तो सबसे पहले कि कप लाइक स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन के, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉमन्स कैप्सूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल के बाद ये स्ट्रक्चर सबसे पहले हाईली कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोलेटेड का मतलब होता है बच्चे, कॉन्वोलेटेड का मतलब होता है कि घुमावदार, घुमावदार स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं पीसीटी, मैं नाम लिखवाऊंगी। और ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो लंबी सी पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी ऐसे, ये भी घुमावदार होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीसीटी। ठीक है, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनती है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इसको हम डिटेल में नहीं समझ सकते, क्योंकि ये डिटेल में समझा ही नहीं जाएगा, ये है पार्ट आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का। लेकिन यहां पर मैंने लिखवाया है कि आपकी बुक के अंदर भी लिखा है कि बॉमन्स कैप्सूल हेल्प करता है। अब देखो, ये स्ट्रक्चर है किसकी, ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपकी नेफ्रॉन की। ठीक है, अब देखो, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल, इस स्ट्रक्चर को हम लिखते हैं बॉमन्स कैप्सूल, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। देखो, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, ट्यूब, ट्यूब्यूल आया। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, बायो के अंदर प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है कि बॉमन कैप्सूल के पास है। ठीक है, कॉन्वोलेटेड का मतलब है घुमावदार, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बच्चे डिस्टिल, और इसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं पीसीटी, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसको हम बोलते हैं डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी। ठीक है, डिस्टिल का मतलब होता है दूर, किससे दूर, बॉमन कैप्सूल से दूर। कॉन्वोलेटेड का मतलब घुमावदार, ट्यूब्यूल का मतलब एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होगी, और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले।
लूप ऑफ हेनले, और इस पार्ट को हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जिसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन खुलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताई है, ऐसे मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं आपके इन ईच किडनी, हर एक किडनी के अंदर। अब देखो बात क्या है, बात मैंने बताई है कि जो बॉमन्स कैप्सूल है ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। अब कैसे फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा, ये ध्यान से सुनो। फिल्ट्रेशन में कैसे हेल्प करेगा कि जो इनर लेयर है, ध्यान से सुनना, इधर सुनना, ठीक है, यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है बच्चे, यहाँ पर मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कैपिलरीज, ये रेड कलर के कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये कैपिलरीज है तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लड भी होगा। कैपिलरीज है तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लड भी होगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि यहाँ पर जो इनर जो लेयर है बच्चे, ये ठीक है, जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर होती है, ये वाली जो लेयर है बोमेन कैप्सूल की, ये वाली लेयर, ये मिलके बनी होती है फ्लैट सेल से। ये किससे मिलके बनी होती है, फ्लैट सेल से। ठीक है, अब देखो जो नेफ्रॉन है ना, ये फिल्ट्रेशन का काम करेगा। मतलब जितने भी अब ब्लड है, ब्लड के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, ब्लड के अंदर प्रोटीन्स भी है, ठीक है, ब्लड के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड्स भी होंगे, बहुत सारी यूजफुल चीजें भी होंगी। अब हो गया क्या कि कैपिलरीज तो लेके आएंगे ब्लड के, जितना भी ब्लड के पास जो भी सामान है वो कैपिलरीज लेके आएंगी। अब अगर ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर चली गई तो ये तो सारी की सारी चीजों को फिल्टर कर देगा, यानी कि बॉडी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा। ठीक है, लेकिन भैया हमें प्रोटीन क्यों निकलवाने, प्रोटीन तो यूजफुल है, प्रोटीन क्या है, यूजफुल है, और दूसरे अमाइनो एसिड यूजफुल है, मिनरल्स क्या है, यूजफुल है, लेकिन हम नहीं चाहते ये भी चीजें यूरिन के थ्रू बॉडी बाहर निकाले। हम चाहते हैं ये वाली चीजें ब्लड के अंदर ही रहे। ठीक है, ब्लड के अंदर ही रहे, जो भी नाइट्रोजनस जो वेस्ट है वो इधर आ जाए, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर आ जाए, बाकी जितने चीजें हैं काम की है वो हमारे ब्लड के अंदर ही रुक जाए। क्या होगा, ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये किसकी तरह काम करेगा बच्चे, ये छन्नी की तरह काम करेगा, छन्नी की तरह काम करेगा कि ब्लड के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, ठीक है, वो तो ब्लड के अंदर ही रहेंगे, जो अनइम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो फिल्टर होके किसके अंदर आ जाएंगी, बोमन कैप्सूल, और वो बाकी के पीसीटी के अंदर चली जाएंगी। और इसलिए बोमन कैप्सूल फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, और ये मिलके बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, बताओ किस किस को ये बात समझ में आई। ठीक है, क्लियर है। अब देखो समझ में नहीं आने का क्या है, कुछ नहीं, आपको पता है कि बोमन कैप्सूल है वो फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। अब फिल्ट्रेशन का मतलब है कि भैया ब्लड के अंदर तो सारी चीजें होंगी, ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होंगे, एल्ब्यूमिन्स होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स होंगी, रेड ब्लड सेल्स होंगी। हम क्यों चाहेंगे कि ये सारी चीजें फिल्टर हो, ठीक है, हम क्यों चाहेंगे सारी की सारी चीजें फिल्टर हो, तो हम क्या चाहेंगे कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है जो बॉडी के थ्रू बाहर जाना है सिर्फ वो चीज फिल्टर हो। ठीक है, तो ये चीजें तो आ जाएंगी इसके अंदर, और बाकी की जो इंपॉर्टेंट चीजें, आप देखो, आप जैसे आप चाय पी रहे हो, ठीक है, आप चाय पी रहे हो, आप छन्नी लगाते हो, जब चाय बनी आप छन्नी लगाते हो, तो क्या आप ये चाहते हो कि जो पत्ती है वो भी हमारे कप के अंदर आए, नहीं चाहते ना, तभी तो आप वो छन्नी लगाते हो। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, जो छन्नी है वो छन्नी है वो किससे मिलकर बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बनी है। एक ही, और जो पत्ती है वो पत्ती हमारा किसकी तरह काम करेगी, वो प्रोटीन की तरह काम करेगी, कि वो सारी की सारी चीजें तो इधर रह जाए, बाकी की जो भी चाय है, ठीक है, चाय का मतलब यहाँ से रिप्रेजेंट करवाना चाह रही हूँ मैं, जो वेस्ट है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा, और ये फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या बात क्लियर हुई। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से, सबसे पहला ये फ्लैट सेल से मिलके बना है, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, न्यूक्लियस राउंड होता है, हल्का सा फ्लैट भी होता है, ठीक है, और ये इसके तीन फंक्शन, ये तीन जगह मिलती है बेसिकली, एक तो एल्वोलाई के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, और दूसरा आप बोलते हो बोमन कैप्सूल के अंदर। फंक्शन है इसका डिफ्यूजन, फंक्शन है इसका फिल्ट्रेशन। क्या बात समझ में आई,
सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो आप मुझे बताओ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है अपना हैंड रेज करो, वरना फिर हम आगे चलेंगे। हाँ, पेवमेंट एपिथेलियम हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को ही बोलते हैं। हाँ, पेवमेंट तो मतलब वो चीज होता है कि फ्लैट सरफेस जिसके ऊपर हम चल सकते हैं, ठीक है। फ्लैट पेवमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फ्लैट सरफेस जिसके ऊपर आप चल सकते हो, इसको हम बोलते हैं पेवमेंट। तो ये जो फ्लैट सेल्स होती हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो ये बिल्कुल टाइल्स की तरह दिखती है आपको, ठीक है, एकदम चपटी टाइल्स की तरह दिखती है, इसीलिए हम इसको पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। चले आगे, किसी को कोई डाउट अपना हैंड रेज करो। नहीं है? क्लियर है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। चलो अब हम नेक्स्ट एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट जो एपिथेलियम है वो है आपका सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम। अब देखो सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी बच्चे? जो सेल्स होती हैं वो कैसी होंगी? जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई मैंने, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई, और यहां पर प्रेजेंट होंगी क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगी। और ध्यान रखना क्यूब लाइक सेल्स है तो इसका मतलब इनके सारे के सारे जो सरफेसेस है वो क्या होंगे? इक्वल सरफेसेस होंगे। तो यहां पे लिखो क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर। न्यूक्लियस है ये सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस है वो कहां पर प्रेजेंट होगा? सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा। अब देखो यहाँ पर जो मेन जो फंक्शन है, मेन जो फंक्शन है वो सीक्रेशन का रहेगा और एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। मेन फंक्शन क्या रहेगा? यहाँ पर जो मेन फंक्शन है बच्चे वो सीक्रेशन का रहेगा एंड एब्जॉर्प्शन का रहेगा, ठीक है। मतलब जहां पर भी कुबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होंगी ये कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करेंगी, यानी कि क्या तो ये कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेंगी या फिर कुछ ना कुछ ये सीक्रेट करेंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? जो सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होंगी ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तभी मैंने पूरा का पूरा आपको नेफ्रॉन बनाया था कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और ट्यूबुलर पार्ट के अंदर भी कहां पर प्रेजेंट होगी? डीसीटी। डीसीटी का मतलब क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपको दिखाई दे रहा है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, ठीक है। और दूसरा डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। डक्ट ऑफ ग्लैंड का मतलब क्या है अभी हम समझते हैं। डक्ट ऑफ ग्लैंड कहां पर ये सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगी? अभी तक देखो सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम है, यानी कि सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम की लेंथ भी बराबर होगी एंड दूसरा विड्थ भी बराबर होगी, ठीक है। लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होगी, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर प्लेस्ड होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जो न्यूक्लियस है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा? वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। और एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड दूसरा डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। जितने भी ग्लैंड्स की डक्ट होते हैं, ग्लैंड्स की डक्ट का मतलब, ग्लैंड का मतलब क्या होगा? कुछ ना कुछ सीक्रेट करेंगी, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गई, या फिर पेनक्रियास ग्लैंड हो गई, पीनियल ग्लैंड हो गई, जितनी भी ग्लैंड होती है, गॉबलेट सेल्स हो गई, कुछ ना कुछ सीक्रेट करेंगी। अब देखो अगर मैं कोई भी ग्लैंड बनाती हूँ यहाँ पे, जस्ट सपोज यहाँ पे मैंने कोई भी ग्लैंड बनाई, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई भी ग्लैंड बनाई और इस ग्लैंड ने कुछ यहाँ पे बनाया,
तो यहाँ पर जैसे इसके जो सेल्स होंगे, यहाँ पे ये सेल्स होंगी, ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और ये कुछ ना कुछ यहाँ पे सीक्रेट करेंगी, ठीक है। अब ये जो सीक्रेशन है ये डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा, ठीक है, डक्ट के थ्रू किसके ऑर्गन के पास जाएगा, टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा। तो ये जो डक्ट है, ये वाली जो डक्ट है, ये किससे मिलके बनी है बच्चे, सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम से, ठीक है, ये किससे मिलके बनी है, सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम से ये डक्ट आके मिली है। तो आपके सिंपल से बात है, सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स की जो लेंथ और विड्थ है वो बराबर होगी, सारे के सारे जो एजेस है बराबर होंगे, न्यूक्लियस सेंटर के अंदर होगा, और जो फंक्शन होगा मेनली सीक्रेशन का होगा और एब्जॉर्प्शन का होगा। मतलब ये और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर सिर्फ पीसीटी नहीं आएगा, पीसीटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सिर्फ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर किसकी बात हो रही है, डीसीटी की बात हो रही है। जितनी भी डक्ट ऑफ ग्लैंड्स है, चाहे वो स्लेवरी ग्लैंड की डक्ट हो या फिर वो पेनक्रियाटिक ग्लैंड की डक्ट हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम से मिलके बनी है। क्या बात समझ में आई? देखो इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आप मॉड्यूल खोलोगे तो भर भर के एग्जाम्पल है, लेकिन जब आप 2013 के बाद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलोगे तो इसके अलावा अगर आपको एक भी क्वेश्चन अगर बाद मिल जाता है कि मैम आपने ये नहीं बताया, तो आप मुझसे बात करना, क्योंकि सिर्फ आपको वो ही एग्जाम्पल्स याद करने हैं, दैट्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी, और हम थोड़ा सा इसके मॉडिफाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे, नहीं, एनसीईआरटी के अलावा भी अभी हम इसके बाद मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी के जो भी नहीं गिवन है वो मैं डायरेक्टली बताती हूँ, ठीक है, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट है, उसको हम मिस नहीं कर सकते, वो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम ये हो गया है। अब नेक्स्ट जो एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सॉरी सिंपल एपिथेलियम का एक लास्ट पार्ट बच जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट पार्ट है सिंपल एपिथेलियम का, दैट इज सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। अब सिंपल है, सिंपल का मतलब क्या होगा बच्चे, यहाँ पे सिर्फ एक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, सिंपल का मतलब क्या होगा कि एक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, सिर्फ एक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे देखो ये है आपका क्या, ये बच्चे आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, और यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो कैसे प्रेजेंट होंगी, कॉल्यूमिनर सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, कैसे सेल्स प्रेजेंट होंगी बच्चे, कॉल्यूमिनर सेल्स, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा ये सेंटर के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा, ये मैंने आपको देख रहे हो जैसे कि मैंने आपके डायग्राम के अंदर बताया बनाया है, ये थोड़ा सा बेसल पार्ट के अंदर सिचुएटेड होगा, थोड़ा सा लोअर पार्ट के अंदर सिचुएटेड होगा। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख लेते हैं, सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम की, यहाँ पर इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ, ठीक है, हर कोई सिंपल है तो सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होंगे, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, या फिर आप क्या बोल सकते हो, पिलर लाइक सेल्स, ठीक है, बड़ी बड़ी पिलर लाइक सेल्स होंगी। मतलब क्या होगा बच्चे, जो लेंथ तो ज्यादा होगी, ठीक है, इन सेल्स की लेंथ जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर ज्यादा दिखाई दे रही है, और विड्थ क्या होगी इन सेल्स की, कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि जो न्यूक्लियस इज लोकेटेड टुवर्ड द बेसल पार्ट, न्यूक्लियस इज लोकेटेड टुवर्ड द बेसल पार्ट, जो न्यूक्लियस है बेसल यानी कि लोअर पार्ट के अंदर सिचुएटेड होगा, न्यूक्लियस इज सिचुएटेड टुवर्ड द बेसल और लोअर पार्ट, और ये कैसा होगा, राउंड एंड इलोंगेटेड, ठीक है, राउंड होगा लेकिन थोड़ा सा इलोंगेटेड भी होगा, ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करूं, इसके भी फंक्शन सेम होंगे जो सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम के फंक्शंस थे, ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होंगे बच्चे, इसके फंक्शन वही क्या बताया था मैंने, ये जो कॉल्यूमिनर सेल है क्या तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी, या फिर ये किस में हेल्प करेंगी, कुछ ना कुछ सीक्रेशन में ये हेल्प करेंगी,
ठीक है, क्या तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे या फिर ये सीक्रेशन में हेल्प करेंगे, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि कहां पर प्रेजेंट होंगे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम के एग्जाम्पल्स होंगे जो भी आपकी बाइल डक्ट है। ठीक है, बाइल डक्ट, एक्चुअली बाइल डक्ट के अंदर सिंपल कुबॉइडल भी प्रेजेंट होता है, सिंपल कुबॉइडल भी प्रेजेंट होता है एंड सिंपल कॉलमनार, दोनों टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिंपल कुबॉइडल भी और सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम भी प्रेजेंट होगा। और जो दूसरा एग्जांपल होगा वो होगा आपका लीवर। ठीक है, यहाँ पर जो ग्लैंड प्रेजेंट होंगी वो आप जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगी वो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक जो सिंपल एपिथेलियम है, जो बेसिक जो सिंपल एपिथेलियम है वो क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया, सिंपल बेसल एपिथेलियम कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब हो गया था ना ये कि सबने लिख लिया था ना इतना, सबने लिख लिया था ना इतना। अब देखो, अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि चाहे तो वो कुबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है, चाहे मैं एक ही सेल दिखा रही हूँ। ठीक है, ये सेल है जैसे कि कुबॉइडल एपिथेलियम और ये सेल मैंने बनाई आपकी कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, यानी कि सिंगल सेल बनाई है। तो इसके दो पोल्स होते हैं, एक तो जैसे कि लोअर पार्ट, एक तो जैसे कि ये लोअर पार्ट और ये पार्ट होता है एपिकल पार्ट। ठीक है, यहां पर भी ये तो एपिकल पार्ट हो गया और यहां पर ये पार्ट हो गया लोअर पार्ट। ठीक है, लेकिन जो लोअर पार्ट होता है ना बच्चे, लोअर पार्ट तो किसके कांटेक्ट में रहता है, ये लोअर पार्ट तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहता है, इसका ये भी लोअर पार्ट इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, बात हम किसकी कर रहे हैं, एपिकल पार्ट की बात किसके करेंगे हम, एपिकल पार्ट की। अब देखो, ये जो एपिकल पार्ट है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। ये जो एपिकल पार्ट है यहाँ पर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है बच्चे, कि यहाँ पर आपको कुछ और चीजें भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ और चीजें भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको माइक्रोविलाई भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये माइक्रोविलाई है, ये सिंपल कुबॉइडल में भी माइक्रोविलाई देखने को मिल सकती है और ये आपको सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम के अंदर भी माइक्रोविलाई देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ या फिर आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर आपको छोटे छोटे सीलिया भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकते हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं। और यहाँ पर भी जैसे ही मैंने कॉलमनार सेल बनाई और यहाँ पर भी ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे, ध्यान से सुनना, ये सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है, सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है, जहां पर माइक्रोविलाई अगर आपको दिख जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोविलाई क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर माइक्रोविलाइज, व्हाट आर सीलिया, बस मैं आपको एक नेमिंग समझाना चाह रही हूँ कि नेमिंग हम कैसे बोलेंगे। जहां पर माइक्रोविलाई मिल जाते हैं उसको आप ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हो। क्या क्या कहते हो, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो इसको आप क्या बोलोगे, सिंपल कुबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। यहां पर आप क्या बोलोगे, सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। यहां पर अगर आपको सीलिया दिख जाते हैं, सीलिया दिख जाते हैं तो आप इसको क्या बोलोगे, सिंपल कुबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम। है तो सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम। अब सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम को हमने डिटेल में पढ़ लिया, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम को हमने डिटेल में पढ़ लिया। अगर इसके ऊपर माइक्रोविलाई तो उस एपिथेलियम को हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। तो नेम क्या हो जाएगा, सिंपल कुबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अगर यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है तो क्या नाम हो जाएगा, सिंपल कुबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम। यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। मतलब एपिथेलियम का बेस तो सेम है, लेकिन सिर्फ एपिकल सरफेस के ऊपर, सिर्फ एपिकल सरफेस के ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है और उसी मॉडिफिकेशन के नाम उसी मॉडिफिकेशन के ऊपर हम उसकी नेमिंग कर देते हैं।
ठीक है, कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता तो उसको हम ब्रश बॉर्डर बोलेंगे। ये सिर्फ मॉडिफिकेशन कॉलुमिनर एपिथेलियम के अंदर और कुबॉइडल एपिथेलियम के अंदर होती है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती। मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि 3 टाइप के एपिथेलियम होंगे, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल कुबॉइडल और सिंपल कॉलुमिनर। सिंपल स्क्वेमस एक अलग एपिथेलियम है जिसका फंक्शन भी अपने आप में अलग है, जो कि डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। लेकिन सिंपल कुबॉइडल और सिंपल कॉलुमिनर ये जो ऐसे एपिथेलियम है, इनके एपिकल सरफेस के ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन देखी जाती है और उसी मॉडिफिकेशन के ऊपर इस एपिथेलियम का नाम रख देते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी मॉडिफिकेशन है। मैंने आपको बेसिस तो बता दिया है और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगी, कहाँ कहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स होंगे। उसके बाद हमारा सिंपल एपिथेलियम खत्म होगा, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। एक एक करके हम चीजें डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो क्लास समझ में आए। अब एनिमल किंगडम की तरह यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, चीजें याद हो जानी है, ठीक है। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए।